हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक आपने देखा कि किस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ साथ आधुनिक राष्ट्रों का उदय हुआ। लोगों को एक पहचान समझ में आने लगी कि हम किस प्रतीक, किस चिन्ह, किस सभ्यता और क्या हमारा कॉमन ओरिजिन है, उससे लोग अपने आप को जुड़ाव महसूस करने लगे। उसके साथ साथ आपने वियतनाम के राष्ट्रवाद का भी उदाहरण देखा। अब हम देखेंगे हमारे देश में राष्ट्रवाद किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना लोगों के बीच में आई। आज़ादी के पहले भारत विभिन्न भिन्न राज्यों या प्रांतों में बटा हुआ था। किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। तो इसकी पृष्ठभूमि हम लोग प्रथम विश्व युद्ध से लेते हैं। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब उस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था, 1913 से 1918 के समय, इसमें क्या हुआ कि नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा हुई थी। यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्रिटेन खुद भी शामिल था यहाँ पे विश्व युद्ध में, तो यहाँ पे रक्षा व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके बढ़ने के चलते बहुत सारे कर्जे लिए गए और कर्जों को पूरा किस तरह से किया जा रहा था, लोगों में टैक्स लगा करके। और सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क जो दूसरे देश से सामान का आयात या निर्यात होता है उस पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क में भी भारी वृद्धि कर दी गई, तो सामान जो भी आते थे महंगे हो जाते थे। साथ ही साथ एक नया कर, आयकर को भी इंट्रोड्यूस किया गया उस समय। उसके पहले आयकर नाम की कोई चीज भारत में नहीं थी और कीमतें जो थी वहाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा दुगनी होने लगी, क्योंकि हर तरह के कर बढ़ा दिए गए तो कीमतें दुगनी होने लगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो गांव में सिपाहियों की जबरन भर्ती होने लगी। लोगों को सेना में लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय जबरदस्ती, जो कृषक परिवार के बच्चे होते थे उन्हें सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जाता था। इससे क्या हो जाता था, जो फसल उपजाने के लिए जो युवा हैं वो कम पड़ जाते थे। और वहां पे फ्लू की महामारी भी उस समय खूब फैली। फ्लू की महामारी इस तरह से 1918 और 19 और 1920-21 में कई हिस्सों में बहुत ज्यादा फसल खराब हो गई और फ्लू की महामारी से बहुत लोग मरने लग गए। अकाल और महामारी से 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो इस तरह की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी भारत में। तो लोगों में एक तरह से गुस्सा था अंदर ही अंदर। लेकिन इसी समय 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी हमारे यहाँ आते हैं साउथ अफ्रीका से। वो साउथ अफ्रीका में उनका अच्छा खासा नस्लवादी आंदोलन पे उनका अनुभव था। तो ये सत्याग्रह का एक विचार रखते हैं, यानी कि सत्य के लिए आग्रह, जो चीज सही है उसके लिए अपने आप को तैयार रखना, उसके लिए अपने आप की लड़ाई करना। तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत लौटते हैं। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। और उन्होंने कहा 2-3 जगह में सत्याग्रह का एक प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण नामक स्थान पे उन्होंने किसानों के साथ मिलकर के बगान मालिकों के खिलाफ वो आंदोलन शुरू किया। उसमें नील की खेती पे जबरदस्ती करवाई जाती थी। तो इस 1916 में बिहार के चंपारण में ये आंदोलन शुरू हुआ। उसके अगले ही साल फिर 1917 में गुजरात में जो खेड़ा है उस जगह पे उन किसानों का है, वहां पे भी उन्होंने आंदोलन में साथ दिया उसके अलावा फिर 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर थे, वहां पे भी उनके सूती वस्त्र के मिल मजदूर, वहां पे भी उनका साथ दिया। तो इस तरह 3-3 सत्याग्रह के आंदोलन से और हर जगह उन्हें क्या कामयाबी मिली या जीत हासिल हुई। तो इससे क्या होता है, महात्मा गांधी बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। उसी समय जब रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट जब आता है यहाँ पे वो सोचते हैं कि ये तो छोटे छोटे सफलता थी हमारी। जब रॉलेट एक्ट जो काला कानून कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, बिना मुकदमा चलाए किसी को भी राजनीतिक बंदी जो भी राजनीतिक रूप से सरकार का विरोध करे उन्हें 2 साल तक क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है और उनपे बिना ही मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता है। तो ये इसके खिलाफ राष्ट्रवादी सत्याग्रह शुरू किया और ये 6 अप्रैल से शुरू किया गया। और 10 अप्रैल पर में जो थी शांतिपूर्ण जुलूस, उस पर क्या किया, अमृतसर में जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने क्या की, गोलियां चलाई। उसके बाद फिर ये जब बहुत ज्यादा ही इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हुआ तो मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ एक सैनिक कानून है जहाँ पे सेना कमान संभाल लेती है। तो मार्शल लॉ लगाने के बाद जनरल डायर ने कमान संभाल ली और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, 1919 में जलियांवाला बाग है जो अमृतसर के पास है, वहां पे एक शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण तरीके से वैसाखी के मेले का वहाँ पे आयोजन किया गया और लोगों ने इसके विरोध में सभा आयोजित की थी। तो जनरल डायर ने उसमें बुरी तरह से लोगों को चारों तरफ से उसका एक या दो दरवाजा उसमें उसपे पहरा बैठा करके लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद यहाँ पे ना बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। तो और उसके साथ ही साथ गांधी जी जब देख रहे थे कि सिर्फ छोटे छोटे कस्बों और आंदोलन मतलब शहरों में अगर आंदोलन चलाने से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, अगर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ रखना होगा। तो इसके लिए उसी समय ब्रिटेन जब युद्ध में था और तुर्की की हार हो चुकी थी। तुर्की के जो खलीफा हैं वो इस्लामिक धर्म गुरु होते, सर्वोच्च धर्म गुरु कहा जाते हैं। तो इनका जो है ना मुसलमानों के बीच में बहुत ज्यादा सम्मान था। तो उनको लगा कि एक अफवाह फैला दी गई कि उनके खिलाफ, खलीफा के खिलाफ बहुत ज्यादा हार्श संधि मतलब बहुत कठिन संधि थोपी जाएगी और उनको बहुत ज्यादा अपमानित किया जाएगा। इससे यहाँ के मुसलमान भी थे जो बहुत ही ज्यादा ये दुखी थे। तो इन्होंने शौकत अली जो है शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो बंधु भाई, इन्होंने क्या किया, सितंबर ये यहाँ पे खिलाफत कमेटी का गठन किया मार्च 1919 में बॉम्बे में इसकी गठन की गई और इन्होंने महात्मा गांधी से भी अपना सहयोग मांगा। तो महात्मा गांधी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी या एक मौका के रूप में देखा कि बहुत अच्छा मौका है इसमें कि हिंदू मुस्लिम इसमें एक हो जाए। तो खिलाफत जो कमेटी थी और गांधी जी जगह जगह ये दौरा करने लगे और असहयोग के खिलाफ ये लोगों को एकजुट करने लगा। असहयोग मतलब ब्रिटिश लोगों के खिलाफ असहयोग के लिए एकजुट करने लग गए। और सितंबर 1920 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हर साल जो चलता था, वहां पे ये जो है इसके कलकत्ता अधिवेशन में इसकी मंजूरी दी गई कि नहीं हम लोग भी इसके साथ हैं। उसके बाद असहयोग ही क्यों, ये एक बात लोगों के दिमाग में आती कि असहयोग ही क्यों किया गया। तो हिंद स्वराज जो 1909 में गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ जो ब्रिटिश जो राज कर रहे हैं वो भारतीयों के सहयोग से ही कर रहे हैं, अगर हम उनको सहयोग ना दे तो ये राज्य किस प्रकार चलाएंगे। तो उन्होंने इसमें पुस्तक में असहयोग के कारण इसमें कहा कि जो भी पदवी उनके तरफ से मिली जा रही है, जो भी सरकारी अवार्ड मिलता है तो उनको लौटा दिया जाए। उसके साथ साथ सरकारी नौकरियां और सेना, पुलिस आदि ये सब का भी बहिष्कार किया जाए। साथ ही साथ स्कूल में और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। और कांग्रेस के जब नागपुर में अधिवेशन हुआ 1920 में, तो इसमें असहयोग के कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई। अब हम देखेंगे कि ये आंदोलन हर जगह असहयोग का एक जैसा आंदोलन नहीं था, मतलब हर एक लोगों के लिए जो इसमें स्वराज की बात की गई थी हर लोगों के लिए अलग अलग थी। तो असहयोग और खिलाफत ने मिल करके जो आंदोलन चलाया, ये जनवरी 1921 के समय जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तो हर एक शहरों में इसका अलग ये था, मतलब था। गांव के इलाकों में अलग मतलब था। बागान में भी जहाँ बागान में मजदूर काम करते हैं उनके लिए एक अलग मतलब था। तो हर एक लोगों के लिए किस तरह अलग अलग मतलब है वो हम देखते हैं। शहरों में इस ये जो आंदोलन था वो शहरी मध्य वर्ग में ही सीमित था, मिडिल क्लास के लोग। तो इनमें क्या थे, जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया और शिक्षकों और हेडमास्टरों ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और ज्यादातर जो प्रांतों में जो परिषद चुनाव होने वाले थे वहां पे मतलब बहिष्कार किया गया कि नहीं, हमको ये चुनाव का बहिष्कार करना, वोटिंग वगैरह की प्रक्रिया में शामिल नहीं होना। लेकिन सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी है वहां पे क्या हुआ, इसका विरोध नहीं किया गया। वे चाहते थे कि प्रांतों में चुन करके ही लोग, हम अगर शासन में शामिल होंगे तभी जाकर के ही हम मतलब अपने लिए हक मांग सकते हैं। तो मद्रास प्रेसिडेंसी वहां पे इसका समर्थन नहीं किया गया। उसके साथ साथ विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। साथ ही साथ पिकेटिंग जो शराब वगैरह की जो दुकान है वहां पर ही बंदी कर दी गई, वहां के दुकान में लोगों को जाने से मना किया गया, इसको पिकेटिंग व्यवस्था कहते हैं। साथ ही साथ विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, मतलब उसको इकट्ठा करके जलाया गया। और इससे क्या हो गया कि जो आयात होता था विदेशी कपड़ों का वो ठीक आधा हो गया, और जो भी आयात आधा हो गया, साथ ही साथ कीमत भी थी वो भी, जैसे 102 करोड़ रुपए की थी जो अब 57 करोड़ रह गई विदेशी वस्तुओं की जो कीमत थी। उसके साथ साथ
गांधी जी ने खादी के प्रयोग पर भी बहुत बल दिया। खादी जो या फिर हथकरघा है, जो हाथ से बुने कपड़े पहनने पे जोर दिया। लेकिन ये गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था, क्योंकि ये जो मिल में बने कपड़े हैं उससे ये बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। तो गरीब इसे अफोर्ड करने में अपने आप को मुश्किल मतलब पाने लग गए। अब देखते हैं हम ग्रामीण इलाकों में विद्रोह का क्या स्वरूप था। ग्रामीण इलाकों में सबसे पहले हम अवध का उदाहरण लेते हैं। अवध में जो ये सन्यासी बाबा रामचंद्र जो थे, ये एक फिजी के गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर जो लोगों को विदेश में ले जाकर के मजदूरी या बंधुआ मजदूर की तरह ले जाया जाता है, तो ये फिजी के गिरमिटिया मजदूर थे। इन्होंने क्या किया, जमींदारों ताल्लुकदारों के खिलाफ क्या आंदोलन शुरू किया। इन लोग की लगान बहुत ज्यादा होते थे और बेगारी भी ये लोग कराते थे, यानी कि काम करवाए और पैसा नहीं देते थे। तो इन सब के खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू किया। साथ ही साथ नाई धोबी बंद, यानी कि ये सामाजिक जो जमींदार और ताल्लुकदारों को क्या किया गया, सामाजिक रूप से बहिष्कार किया गया। यानी कि नाई उसके बाल नहीं बनाएंगे, उनके कपड़े नहीं धुलवाएंगे और समाज के लोग उनके सहयोग नहीं करेंगे। तो ये नाई धोबी बंद आंदोलन अवध में यहाँ भी शुरू हुआ था। उसके साथ साथ 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने इस एरिया अवध एरिया का दौरा किया और रामचंद्र जी से भी मिले। और किसान सभा, यहाँ पे 300 से भी अधिक ये जो है किसान की कमेटी वगैरह बन चुकी थी। और 1921 में जो व्यापारी और ताल्लुकदार पर बहुत सारे हमले हुए और हमले होने के बाद लूटपाट हुआ और इस तरह से बहुत सारे लोग मतलब आंदोलन हिंसक रूप में आने लग गया। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में यहाँ पे क्या है, गुंडेम की पहाड़ियों में यहाँ पे अल्लूरी सीताराम राजू एक नेता उभरे। इन्होंने क्या किया, 1920 में उग्र गुरिल्ला मतलब छुप करके पहाड़ियों में छुप करके ये लोग सैनिकों पे हमला करते थे। तो इस तरह से उग्र गुरिल्ला आंदोलन चलाया। और ये इनका बहुत ही चमत्कारी पर्सन थे। इनका कहना था कि मुझे कोई भी गोली नहीं लग सकती है और मैं लोगों को स्वस्थ कर सकता हूँ। इस तरह से लोग, वहाँ के पहाड़ी लोग इन पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, एक चमत्कारी पुरुष के रूप में मानते थे। तो लेकिन उनको 1924 ईस्वी में इनको अंग्रेजों ने पकड़ करके उनको फांसी पे लटका दिया। उसके बाद हम देखते हैं बागानों में। असम की जो चाय बागान है, चाय यहाँ पे हर एक जगह जो मतलब बागान लगाए जाते थे, यहाँ पे भी क्या करते थे, यहाँ 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, ये 1859 में जो एक्ट बना था, इसके अंतर्गत क्या था कि बिना इजाजत कोई भी जो बागान के मजदूर है वो बागान छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते थे। तो इनके लिए स्वराज का क्या मतलब था कि अब हम अपने घर जा सकते थे। तो हजारों की संख्या में जो बागान के मजदूर है अपने अपने घर को चले गए बिना कुछ परमिशन लिए। तो लेकिन ये बेचारे पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि वहाँ हड़ताल थी, बसों की, रेलवेज की हड़ताल, शिपिंग की हड़ताल। तो इसके चलते वो घर तो नहीं पहुंच पाए और पुलिस के डंडे वगैरह खा करके वो मारे भी गए बहुत लोग। तो इस तरह बागानों में स्वराज का क्या मतलब था कि बाहर जाने की छूट, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक लोगों के लिए क्या था, स्वराज की अलग अलग इसकी मीनिंग थी। और ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, ये 21 ईस्वी में जो चल रहा है, 22 ईस्वी में क्या हुआ, 1922 में चौराचारी नामक एक स्थान था जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था। यहाँ पे शांतिपूर्ण हिंसक जो जुलूस निकल रहा था और ये क्या कर दिया गया, ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो चल रहा था वो हिंसक हो गया। यहाँ पे टकराव हो गया, वहाँ के पुलिस थानों को उड़ा दिया गया, थाना चौकियों को जला दिया गया। तो हिंसक होने के चलते महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया।